हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इस चैप्टर में जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन्स है, जबकि दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोगों को वही चीजें पढ़नी है जो हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स में पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग जो कॉमन नेमिंग है और आईयूपीएसी नेमिंग है, उस नेमिंग के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। और फिर हम लोग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पड़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है RCOOH। जहां पे R जो होगा वो कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप होगा, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। इसको भी हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव है। ठीक इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, जिसमें ये इसका क्या होगा? ये इसका एरिल ग्रुप होगा, एरिल ग्रुप है, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जान लें। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका C डबल बॉन्ड O H, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो जरा ध्यान से देखें, यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, जबकि यहां पे OH को देखें अगर, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक तो हो गया क्या? कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा जो हो जाता है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इन्हीं दोनों ग्रुपों के द्वारा ही इसका नामकरण होता है कार्बोक्सिलिक। कैसे? कार्बोनिल से हमने निकाला क्या? कार्बो, और हाइड्रोक्सिल से क्या निकाला? XYL, और ये हो गया क्या? कार्बोक्सिल। तो इस तरह से दोनों से मिल करके ये एक नया ग्रुप बना लेता है, जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो फटाफट इतना नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसका IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी classified into two groups। दो ग्रुप में इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। पहला क्या होगा? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे कि हमने क्या कहा? RCOOH। अगर यहां पे कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है
तो ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दूसरा हम लोगों ने बात किया था ArCOOH, तो यहां पे जब एरिल ग्रुप होगा, एरिल ग्रुप लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर मान लो हमने लिया CH3COOH, तो ये CH3 जो है वो एक एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, और इसलिए ये एसिड जो होगी वो एलिफैटिक एसिड होगी, ये एलिफैटिक एसिड होगी। जबकि अगर यहीं पे C6H5COOH हो, ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप, और ये एरिल ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक हो गया क्या, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या हो गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनको इस तरह से हम लोग रिंग स्ट्रक्चर के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये COOH है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कोई और भी ग्रुप जोड़ दें, जैसे यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, NO2 जोड़ देते हैं, तो NO2 जोड़ दिए, मेटा पोजीशन पे NO2 है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। हम लोगों ने एल्डिहाइड में भी बात किया था कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनके साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा पे ही लगेगा, तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो दूसरा ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया COOH और इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थो पे जुड़ा हुआ है आर्थोटोलुइक एसिड, ये आर्थोटोलुइक एसिड हो जाता है। ठीक इसी तरह से एलिफैटिक एसिड्स में भी बहुत सारी एसिड्स आती हैं, जैसे अगर इनके होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सबसे पहला मेंबर जो आता है ये क्या है, ये है देखो एक कार्बन मेथ, एक बॉन्ड है एनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक इसी तरह से CH3COOH, तो एथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर CH3CH2COOH है तो प्रोपेनोइक एसिड। ये सब एलिफैटिक एसिड्स हैं, सभी के सभी जो हैं वो एलिफैटिक एसिड्स हैं। तो ये एलिफैटिक एसिड्स हो गए, और ये क्या है, एरोमेटिक एसिड्स। तो इनको क्लासिफाइड करने के लिए बस इतना जानना है कि जितने भी ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगी जिसमें क्या लगा होगा, एल्किल ग्रुप लगा होगा, वो एलिफैटिक एसिड्स होंगी, और जिनके अंदर एरिल ग्रुप लगा होगा वो सभी के सभी एरोमेटिक एसिड्स होंगे। तो आप लोग अब इसको आसानी से क्लासिफाइड कर पाएंगे कि कौन से एलिफैटिक है और कौन से एरोमेटिक एसिड्स हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं इनका IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग क्या है और IUPAC नेमिंग क्या है। चलिए बात करते हैं इसके कॉमन नेमिंग की। तो जितने भी एसिड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनका कॉमन नेम जो आता है वो इनके ओरिजिन के आधार पर आता है। कॉमन नेमिंग जो होती है वो ओरिजिन के आधार पे कि कहां से ये बनाई गई हैं। तो जहां से ये बनाई गई हैं उसी के, जहां से ये उत्पन्न होती हैं उसी के नाम के आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो इसी के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे सिंपल एसिड HCOOH, इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां से मिलती है, ये फॉर्मिक एसिड का जो नाम है ये नाम उसके ओरिजिनेशन के आधार पर रखा गया है। इसके ओरिजिनेशन के आधार का मतलब कि जहां से ये एसिड मिलती है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले ही क्लास 11 में पढ़ा होगा विटल फोर्स थ्योरी के बारे में।
बताई गई थी वो यही बताई गई थी कि जैसे जो ओरिजिनेट होते हैं उन्हीं के आधार पे, और ये भी बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये केवल और केवल ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, इसीलिए उनके ही नाम के आधार पर इनका नाम कर दिया जाता है। तो ये एसिड जो है वो एक्चुअली पाई जाती है एंट में, चींटी में ये पाई जाती है, और चींटी को लैटिन में हम लोग फॉर्मिकस कहते हैं, तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया क्या, फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह से CH3COOH अगर है तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिटम से ओरिजिनेट होता है, और एसिटम का मतलब हो गया विनेगर से ये प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एसिटम। लेकिन जो बड़े कंपाउंड्स थे जिनमें कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो रही है, ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण जो है वो पहले के समय में कैसे किया जाता था। जैसे मान लो कि CH3 CH और COOH लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, तो इसके ओरिजिनेशन के आधार पर कैसे नामकरण होगा, क्योंकि बाद में चल करके तो ये क्लियर हो गया था कि विटल फोर्स थियरी फिनिश हो गई, विटल फोर्स थियरी जो है वो डिस्कार्डेड कर दी गई। तो बाद में बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए, तो अब लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए तो उनका नाम उनके ओरिजिन के आधार पर कैसे किया जा सकता है, तो इसलिए इसके नामकरण की जो पुरातन पद्धति थी, जो इनका कॉमन नेमिंग था, वो इनके कार्बन की संख्या के आधार पर था। जैसे अब ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अभी इस फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बाद जो होगा वो क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। तो 3 कार्बन है, अगर सिंपली हम लोग CH3 CH2 और COOH की बात करें तो ये प्रोपियोनिक एसिड कहलाता है, प्रोपियोनिक एसिड इसको कहते हैं, ये प्रोपियोनिक एसिड है। तो अभी इसमें एक ब्रांच अगर लग गई तो कहां लगी, अल्फा क्या जगह पे लगी है, तो इसको अल्फा मेथिल प्रोपियोनिक एसिड कहेंगे, ये इसका कॉमन नेम है, अल्फा मेथिल प्रोपियोनिक एसिड। अगर मान लो यही इस तरह से लिखा हुआ हो CH3 CH CH2, यहाँ COOH हो और यहाँ पे लगा हुआ हो CH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो बीटा पे लगा है एक मेथिल ग्रुप, तो बीटा मेथिल ब्यूटैरिक एसिड। तो इस तरह से इनका कॉमन सिस्टम था नेमिंग का। ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका नामकरण हम लोग अल्फा और बीटा यानी उनके अंदर लगे हुए साइड चेन की पोजीशन के आधार पर कर सकते हैं। तो अब आती है बात कि IUPAC नेमिंग कैसे करें, तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं IUPAC नेमिंग। आइए देखते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम करने के लिए सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग लिखते हैं, जितने भी एलिफैटिक एसिड्स होते हैं उनको लिखते हैं एल्केनोइक एसिड, इसको एल्केनोइक एसिड लिखते हैं। यानी जो एल्केन होगा जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उस एल्केन के अंत में ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा
एल्केनोइक एसिड, यानी जो एल्केन लगा होगा, कोई भी एल्केन, जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 COOH है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप ये है लगा हुआ, और ये इसका एल्केन है। कार्बन की संख्या कितनी हुई? 2, तो क्या होगा? 2 के लिए H, सब सिंगल बॉन्डेड है, एक और हो जाएगा क्या? ओइक, और क्या? एसिड। तो एथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर HCOOH है तो एक कार्बन है मेथ, एन और ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और फिर क्या हुआ? मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर मान लो कि CH3 CH2 CH, और यहां पे कोई भी साइड चेन लग जाए, CH3 लग गया, यहां COOH हो गया, तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप यहां है तो ये कार्बन ही पहला कार्बन होगा, दूसरा, तीसरा और क्या? चौथा। तो 2 नंबर पे एक साइड चेन लगी हुई है, वो है कौन सी? मेथिल ग्रुप की। तो 2 मेथिल, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन, सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए ब्यूटेन, और अंत में क्या जोड़ा हमने? ओइक एसिड, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ये इनका IUPAC नेम हो गया। याद रखने वाली चीज ये है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड को जब हम देखेंगे तो उसमें जो हम लोग नेमिंग करते हैं, जो नंबरिंग करते हैं, वो वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 C, यहां लगा क्या? CH3, यहां CH2, और यहां CH3, यहां लगाया क्या? COOH। अब आप नेमिंग कर सकते हो, चाहे इधर से इधर करो, चाहे इधर से इधर, 1 2 3 4, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। नंबरिंग कर लिया हमने, तो हमको क्या देखना है कि 2 नंबर के कार्बन पर एक इधर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। तो 2 एथिल 2 मेथिल, कितने की चेन है? 4 की, तो ब्यूटेन और ओइक एसिड, 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से इसका हम लोग नामकरण कर सकते हैं। अब अगर मान लो इस तरह से हो, CH3 CH, यहां लगा हो CHO, मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा है और यहाँ COOH लगा है, तो जो पेरेंट चेन होगी, ये पेरेंट्स चेन किसकी होगी? ये पेरेंट्स चेन जो होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। पेरेंट्स चेन किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी पेरेंट्स चेन। तो कैसे हम लोग करेंगे? 1 2, अब इधर नहीं जाएंगे, यही हो जाएगा 1 2, तो कितना हो जाएगा? ये 2 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल 2 मेथिल, 2 नंबर पे ही एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 3 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से इनका हम लोग IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एरोमेटिक एसिड्स हैं, उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा ले।
एसिड्स हैं उनका भी नामकरण हम लोग ऐसे ही करेंगे, बस उनके भी अंत में, नाम के अंत में ओइक एसिड लगा देना है। जैसे अगर हमारे पास बेंजीन रिंग लगी हुई है और इस बेंजीन रिंग पे COOH है, तो सिंपली ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड कहलाएगा। अगर मान लो कि इस पे एक CH3 लगा हुआ है, इस तरह से ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगा हुआ है COOH और यहाँ लगा हुआ है CH3, तो क्या हो जाएगा, ये टॉलुइक एसिड, ऑर्थोटॉलुइक एसिड, ये ऑर्थोटॉलुइक एसिड हो जाता है। अगर मान लो OH लगा हुआ है, तो ऐसे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे COOH और यहाँ पे OH लगा है, तो 2 नंबर पे OH लगा है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। अगर मान लो कि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो जितने नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा उतने पे हम नाइट्रो लिख लेंगे। मान लो यहाँ NO2 लगा है, तो सीधे आप लिख सकते हो आर्थो नाइट्रो या 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो जितने भी एरोमेटिक एसिड्स बनेंगी सभी जो है वो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। अगर मान लो कि कोई हैलोजन अटैच है, यहाँ पे COOH और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, Br, तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे लगा है, तो 4 ब्रोमो एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे मान लो लगा है COOH और यहाँ भी क्या लगा है COOH, 2 लगे हुए हैं, तो क्या नामकरण इसका हम लोग करेंगे। तो देखो रियल में तो इसका नाम होता है कि बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, लेकिन इसको हम लोग इसके कॉमन नेम से जानते हैं और कॉमन नेम है पैथेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम जो होता है वो पैथेलिक एसिड होता है। अगर यही इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, यहां 1 नंबर पे COOH और यहां बेंजीन रिंग के तीसरे नंबर पे COOH कर दिया जाए, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा IUPAC कि बेंजीन 1,3 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइओइक एसिड। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है, जिस नाम से हम इसको जानते हैं, वो है आइसोपैथिलिक एसिड। ये आइसोपैथिलिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाता है। अगर मान लो कि यही 4 पे लगा हुआ है, पहले और चौथे पे, एक यहाँ COOH और एक यहाँ COOH लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। लेकिन इसको भी हम लोग इसके कुछ स्पेशल नाम से जानते हैं और वो है टेरापैथिलिक एसिड, पैथिलिक एसिड, टेरापैथिलिक एसिड। तो इस तरह से जितने भी एरोमेटिक एसिड्स होती हैं, हम उन एरोमेटिक एसिड्स का IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। तो नोट करिए फटाफट। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन प्रोसेसेस या किन किन रिएक्शंस के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग देखते हैं वो है
कि बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब एल्कोहल 1 डिग्री का, यानी RCH2OH, इसके ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे? ऑक्सीडेशन किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, चाहे वो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो। इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। मान लो हमने यहाँ पे लिया एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोगों को ये सारी चीजें पता है पहले से ही, बार बार इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट करता क्या है। एक्चुअल में ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट से हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया तो बनेगा क्या? ये बनेगा RCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। एक पोटेशियम साल्ट बनता है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी साल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही किसी भी साल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड मिल जाती है, RCOOH मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे, इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी उसमें देखना क्या है कि जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2OH यानी एथेनॉल लिया और इसको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया तो CH3COOK बनेगा K+ और ये माइनस, जिसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH, यानी एथेनोइक एसिड बन जाता है। ये एथेनोइक एसिड बना लेता है। फटाफट आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी बड़ा सा आप अल्कोहल ले लो। मान लो आपने लिया CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल लिया सिमिलर कंडीशन में तो ये CH3CH2COO- K+ और इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेनोइक एसिड बना लेता है। अगर मान लो कि आपको एरोमेटिक एसिड्स बनानी है तो आप बेंजील अल्कोहल ले लो, बेंजील फिनोल जो CH2OH जो कि बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करा दो। पहले स्टेप में क्या करेंगे? एल्कलाइन KMnO4। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। तो बनेगा क्या? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बन जाता है, COOH, सिंपली बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी? अभी ऑक्सीडेशन जो हम लोग करवाते हैं उसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया? एल्कलाइन KMnO4। अब अगर मान लो अगर हमारे पास जो है वो डेकेनॉल हो तो CH3CH2 और CH2OH, क्या है ये? डेकेन 1ऑल। इसको अगर ऑक्सीडाइज कराना हो तो हम यहाँ पे CrO3 और H2SO4 ले लेते हैं। CrO3 H2SO4 कैसा होगा? ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो हमें डेकेनोइक एसिड मिल जाएगी। ये मिल जाएगा CH3CH2 डेकेनोइक एसिड। ये हमें डेकेनोइक एसिड मिल जाती है। याद रहे इस बात का। अब सोचने की बात ये है कि ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग कहते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट कहते हैं इसको क्या कहेंगे? जोन्स रिएजेंट। तो ये पहला मेथड था इसको बनाने का, जिसको हम लोग बनाते हैं किसके द्वारा? प्राइमरी अल्कोहल के द्वारा। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग इसे बना सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतनी चीजें प्रिपेयर करिए, फटाफट अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए और उस चीज जो भी चीजें आप नोट्स कर रहे हैं उनको प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करिए।